हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सब प्रेम नमस्कार। कैसे हो? सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो? ठीक बेटा, लास्ट क्लास हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, न्यूमेरिकल्स करके गए थे। न्यूमेरिकल्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किए थे। बेटा आज की इस क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ये वो टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। इन टॉपिक्स के लिए आपको पहले का पूरा चैप्टर पता होना चाहिए। इन टॉपिक का नाम है बच्चों एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। हिंदी में इसको बोलते हैं आधिक्य मांग और न्यून मांग। तो बेटा जब दो टॉपिक है, एक टॉपिक एक्सेस डिमांड है और एक टॉपिक डेफिशिएंट डिमांड है। इनमें से आज मैं कराऊंगा आपको एक्सेस डिमांड। सिंपल सिंपल जानो पहले मीनिंग क्या होता है बच्चों। एक्सेस डिमांड का सिंपल सा मीनिंग है जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो, ज्यादा, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्सेस डिमांड। और एक आपको पढ़ाऊंगा आगे मैं जाके नेक्स्ट क्लास में डेफिशिएंट डिमांड, इसको बोलते हैं न्यून मांग। जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो, कम, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, न्यून मांग। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बेटा उसका नाम है एक्सेस डिमांड, आधिक्य मांग। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये एक्सेस डिमांड या फिर आधिक्य मांग होता क्या है। ठीक है, कोई समस्या नहीं? तो अगेन समझ लो, एक्सेस डिमांड क्या होता है जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो, ज्यादा, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। लेकिन अब इसको हम समझेंगे काफी डिटेल में। तो टॉपिक का नाम डाला बच्चों मैंने एक्सेस डिमांड। ठीक है बेटा, हिंदी में इसको बोलूंगा मैं आधिक्य मांग। अब ये एक्सेस डिमांड होता क्या है, आधिक्य मांग होता क्या है, आओ इसको समझते हैं। सुनो, जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो, ज्यादा, किससे? एग्रीगेट सप्लाई के लेवल से। मेरी बात को पहले सुनो। जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई के लेवल से, लेकिन कब? जब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ा रखा है, याद करो। जब आज से लगभग 3-4 क्लास पहले फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, तीन तरह के मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे। अगर आपने वो तीन इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रखे हैं तो एक काम करो, पहले जाके उनको एक बार रिवाइज कर लो। अगर वो माइंड में रिवाइज कर रखा है ना, तब भी ये टॉपिक समझ में आएगा। एक बार काम करो, वीडियो यही पॉज करके ना पहले उन तीनों इक्विलिब्रियम को, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और हाँ स्पेशली जो थर्ड वाला था ओवर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला अभी पढ़ के आओ। अगर ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला पढ़ के आ जाओगे ना अभी, तो ये टॉपिक आपको मक्खन की तरह समझ में आने वाला है। ठीक है, तो तीन टॉपिक आपको दिए, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपको मैंने करवा रखा है। अगर नोट्स खोलोगे तो नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4, नोट्स में पार्ट बी, नोट्स का पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही है। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको आता होगा या आप इसको पढ़ के आ चुके होंगे। ठीक, अब मेरी बात सुनो, एक्सेस डिमांड क्या होता है? इसका मीनिंग है जब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर, जब देश में बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर, पूर्ण रोजगार संतुलन पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो, ज्यादा, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। आओ मैं उसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, सुनो भाई, देखो डायग्रामेटिकली आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एक्सेस डिमांड जो है होता क्या है। ठीक, चलिए इरेजर, एक मिनट, सुनो भाई। अब देखो ये स्केल आ गया बेटा, मान लो ये जो है मैंने बनाया अपना इनकम कर्व 45 डिग्री का। ठीक, तो यहां से जो है ये गया हमारा 45 डिग्री का एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक,
इसको लिखा मैंने क्या, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, या फिर आप जानते हो मैं इसको इनकम कर्व बोल सकता हूं। ठीक है, अब बनाया बच्चों मान लो मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व, तो जो मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया वो है ये। लेकिन मैं एक बात एज्यूम करूं, पता क्या, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। बट क्या बोला मैंने, ये मान रहा हूं कि एग्रीगेट डिमांड आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। इट मींस क्या, कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का आप लोग मतलब जानते हो कि यहां पर जितने भी देश के रिसोर्सेस है, जितने भी देश के संसाधन है वो यहां पर एम्प्लॉयड हो चुके हैं, देश के सभी रिसोर्स यहां पे लग चुके हैं। अब कोई भी देश के पास आइडल कैपेसिटी नहीं बची और प्रोडक्शन करने की, अब कोई भी देश के पास एक्स्ट्रा क्षमता नहीं बची वो और प्रोडक्शन करे, क्योंकि यहां पर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अगर मान लो उसको नाम दिया मैंने ई, ये काम करते हैं आपके डायग्राम के अनुसार नाम देते जो आपके नोट्स में बना हुआ है। ठीक है, जो आपके नोट्स में बना हुआ है उसके अनुसार, ठीक है, ई लिखा है। ठीक, ठीक, तो इसको लिखा बच्चों मैंने एडीएफ। एफ माने क्या, एफ माने क्या है, एफ माने शो कर रहा है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, और इसको मैंने बोला ई। ठीक है, ई का मतलब है, ई का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट मींस मैं ये बात मान रहा हूं कि यहां पे जितने भी लोग हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक देश की जितनी भी कैपेसिटी है वो यहां पर है, जितने भी लोग हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं। अब देश के पास कोई भी और एक्स्ट्रा या आइडल कैपेसिटी नहीं बची। ठीक, इसकी नेमिंग कर दी मान लो मैंने, यहां पे लिखा मैंने ओ, यहां पे सॉरी, हाँ यहां लिखा मैंने ओ, यहां लिखा बच्चों मान लो मैंने एम। ठीक, अब क्या हुआ, किसी भी कारणवश, अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, अब बच्चों क्या हुआ, किसी भी कारणवश देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल भाई बढ़ गया, किसी भी वजह से देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ गया। अब ये एग्रीगेट डिमांड का लेवल किन वजह से बढ़ सकता है उसको भी समझते हैं। मान लो किन्हीं भी कारणवश देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ गया, तो मान लो एग्रीगेट डिमांड का लेवल हो गया ये। अब भाई मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये, पहली बात तो मेरी ये सुनो कि जो देश में, इसको मान लो मैंने ई, एडीई। अब सुनो मेरी बात सुनो, जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ रहा है, पहली बात तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज यहां फुल एम्प्लॉयमेंट है। इट मींस यहां पर पूरा जो देश है यहां पे सभी रिसोर्स लग चुके हैं, देश की मैक्सिमम प्रोडक्शन की कैपेसिटी इतनी है, देश में मैक्सिमम इतनी डिमांड हो रही है। आप जानते हो फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे सभी रिसोर्स देश के लग चुके होते हैं, जिसकी वजह से एक देश मैक्सिमम इतना आउटपुट, यहां लिखा बेटा मान लो मैंने आउटपुट या इनकम, बात देखी है आउटपुट, और यहां लिखा बेटा मान लो मैंने एग्रीगेट डिमांड। तो हमको पता है कि मैक्सिमम देश में इतनी एग्रीगेट डिमांड हो सकती है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ गया। तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्यों बढ़ा, आओ वो समझते हैं। तो पहले मेरी बात सुनो, मेरे एग्जाम्पल को समझना, डिटेल में समझा रहा हूं आप लोगों को मैं, मेरे एग्जाम्पल को आप समझो। बेटा देश में मान लो 100 लोग हैं, 100 पीपल है, वो लोग मिलके 5,000 रुपए की इनकम कमा रहे हैं। बेटा मान लो उनके द्वारा इनकम कितनी कमा रहे हैं, 5,000, और वो 500 यूनिट्स बनाकर तैयार कर रहे हैं, उनके द्वारा गुड्स कितनी बनी, 500। ये देश में 100 लोग हैं और इन 100 के 100 लोगों के पास काम है। इट मींस क्या, जो देश है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। मेरी बात को सुनो बहुत ध्यान से, इट मींस मैं मान रहा हूं जो देश है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ये 100 के 100 लोग वर्क कर रहे हैं। अब देश में कोई व्यक्ति खाली नहीं बचा जो काम ना कर रहा हो। इट मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये है आपका एग्रीगेट डिमांड मैक्सिमम और ये आपका आउटपुट, इससे ज्यादा देश में प्रोडक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज देश ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है। इससे ज्यादा आउटपुट, इस OM से ज्यादा आउटपुट नहीं बन सकता। इस O, मान लो उसको नाम दिया मैंने A, इस OA से ज्यादा डिमांड नहीं हो सकती, बिकॉज देश में 100 लोग ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, एग्रीगेट डिमांड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी।
क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बोल लो, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बोल लो या जीडीपी बोल लो, बात तो एक है। बिकॉज एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, जितनी भी देश में गुड्स एंड सर्विस बनी उन सबका सम क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड। और जीडीपी का जीडीपी होता है, जीडीपी भी तो ये होता है कि देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विस बनी उन सबका सम जीडीपी होता है। तो जीडीपी और एग्रीगेट डिमांड बोथ आर सेम थिंग। एग्रीगेट डिमांड के अंदर भी क्या आता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, और जीडीपी के अंदर भी क्या आता है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। तो जीडीपी बोल लो या एग्रीगेट डिमांड बोल लो, बात एक है। और डिमांड को निकालने का मेथड क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब प्राइस की मल्टीप्लाई मात्रा से करेंगे तब देश की एग्रीगेट डिमांड निकलेगी। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से समझना प्लीज, बहुत ध्यान से। देश में 500 यूनिट बन रही है और मैंने एज्यूम किया कि प्राइस 10 रुपए है। देश में कितनी यूनिट बनी, 500 रुपए। एक काम करो, अभी आप ऊपर वाला एग्जांपल को भूल जाओ। ऊपर वाला एग्जांपल बस मैं बता रहा था, ऊपर वाला एग्जांपल बस मैं आपको यह बता रहा था कि देश में जितने भी लोग मिलकर काम करेंगे तो वो एक मैक्सिमम लिमिट तक ही प्रोडक्शन कर पाएंगे, उसके ज्यादा उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है भाई। देश में 100 लोग मिलकर अगर मैक्सिमम 500 यूनिट बना पा रहे हैं, अगर मैक्सिमम ओएम तक आउटपुट क्रिएट हो पा रहा है, बिकॉज देखो ना हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे है भाई, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे मैक्सिमम आउटपुट केवल ओएम हो पाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट पे मैक्सिमम एग्रीगेट डिमांड केवल ओए हो पाएगी। ओएम से ज्यादा क्रिएट करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है, ओए से ज्यादा डिमांड क्रिएट करने की कैपेसिटी नहीं है। बिकॉज ज्यादा और आउटपुट क्रिएट करने के लिए ज्यादा लेबर्स का होना कंपलसरी है और हम पे इतनी लेबर्स नहीं है। लेबर्स क्यों नहीं है, ये लेबर्स इसलिए नहीं है क्योंकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, सारी की सारी लेबर ऑलरेडी काम कर रही है, तो कोई भी एक्स्ट्रा लेबर नहीं बची जिसकी वजह से हमारा आउटपुट एक्स्ट्रा बढ़ जाए। तो मैक्सिमम आउटपुट ओएम हो रहा है प्रोड्यूस और मैक्सिमम डिमांड हमारी ओए है। मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, डिटेल में समझो इस चीज को। तो मैंने माना कि देश में 100 लोग हैं, बहुत ध्यान से मैंने क्या माना कि देश में 100 लोग हैं और वो 100 लोग मिलकर मैक्सिमम 500 यूनिट बना रहे हैं। अगर एक के प्राइस 10 रुपए है तो एग्रीगेट डिमांड मेरा आ गया 5000 रुपए। कितना आ गया, 5000 रुपए मेरा एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब बताओ क्या देश के पास कैपेसिटी है कि वो अपने आउटपुट को 500 से ज्यादा बढ़ा पाए? नहीं, ये 100 लोग मिलकर मैक्सिमम 500 ही क्रिएट कर पा रहे हैं। फिर चाहे तुम ओवर टाइम कर लो, चाहे तुम 24 घंटे काम कर लो, ये 100 लोग मिलकर मैक्सिमम 500 ही क्रिएट कर पा रहे हैं। इनसे 500 से ज्यादा यूनिट नहीं बन पा रही। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या यूनिट 500 से ज्यादा बन पाएगी? नहीं। जब यूनिट नहीं बन पा रही ज्यादा, क्या एग्रीगेट डिमांड 5000 से ज्यादा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जीडीपी तब बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड तब बढ़ेगा जब यूनिट ज्यादा बनेगी। इट मींस मेरे कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब यह है कि ओए पर मैक्सिमम 5000 रुपए की एग्रीगेट डिमांड हो सकती है। ओए पर मैक्सिमम 5000 रुपए की एग्रीगेट डिमांड हो सकती है। एक बात सुनो, तो ये कौन सा पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहां पर इस समय एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में क्या है, बराबर। इक्विलिब्रियम पे है ना, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। इट मींस यहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर है। और कितना है, पता कितना है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड यहां पर है ई से लेके एम तक। ई से लेके, अरे देखो ना ये ई एम क्या है, ई से लेके एम तक इतनी ही मेरी क्या है, देखो ऊपर गया सप्लाई वाला पॉइंट ये रहा और डिमांड वाला पॉइंट ये रहा, तो यहां पर दोनों क्या है, बराबर। इट मींस एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों मेरे ईएम है। एग्रीगेट सप्लाई भी ईएम और एग्रीगेट डिमांड भी ईएम। मेरी बात को समझो प्लीज। ई से लेके एम तक क्या है मेरी एग्रीगेट डिमांड, कितनी है, ई से लेके एम तक, और एग्रीगेट सप्लाई कितना है, ई से लेके एम तक। जहां दोनों आपस में बराबर है। अभी हम वापसी आओ, अभी यहां पर अगेन वापसी आओ। क्या 5000 से ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ पाएगा? नहीं। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए, देश में महंगाई बढ़ा दो, अगर मान लो गुड्स तो बनेगी 500, बिकॉज देश के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है भाई बनाने की, हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है।
देश के पास बनाने की एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है, तो गुड्स तो बनेगी 500। लेकिन मान लो अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं, अगर मैं प्राइस 10 से करके, अगर मैं प्राइस 10 से करके 15 कर दूं, तो बताओ एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या आएगा? एग्रीगेट डिमांड का लेवल आएगा 15 पंजे 75, 7500। इट मींस देखो एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ गया, मात्रा नहीं बढ़ी, मात्रा अब भी 500 बन रही है, लेकिन मैथमेटिकली देखा जाए, मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए, मनी वैल्यू में देखा जाए, तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल 5000 से बढ़ के 7000 हो गया। इट मींस 7500। तो यहां पे एग्रीगेट डिमांड मेरा 7500 रुपए हो गया। ये 250 रुपए से, सॉरी 2500 रुपए से, ये 2500 रुपए से एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ गया। देखा जाए तो भाई साहब कितने से, 2500 रुपए से एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ गया। ओ ए पर एग्रीगेट डिमांड मेरी क्या है? 5000, और ओ बी पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? 7500, 2500 से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। और ये क्यों बढ़ा? क्योंकि प्राइस बढ़ गए, प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो गए, कीमत बढ़ गई। इट मींस बोलूंगा इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, बहुत ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है बढ़ गया। एक्चुअली में एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ा, एक्चुअल में आउटपुट मेरा पहले भी 500 अब भी 500। ये जो मेरा एग्रीगेट डिमांड ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, ये हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से। तो यहां पे हुआ ये कि अब इस ओएम लेवल पे, अब इस ओएम लेवल पे सप्लाई मेरी अब इतनी है ईएम, लेकिन एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ गया इतना, ये इतनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। बहुत ध्यान से, जो गैप आपको दिखा इतना, ये इतनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, इतनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, ये हो गई मेरी नई एग्रीगेट डिमांड। इसका नाम क्या दिया है नोट्स में? इसको नाम दिया हम लोगों ने एफ। ठीक, इसको बोला बेटा मान लो मैंने एफ। तो यहां पे इतनी मेरी अब एग्रीगेट डिमांड हो रही है, बहुत ध्यान से। तो ओएम पर, ये ओएम क्या है? ये ओएम फुल एम्प्लॉयमेंट, देखो ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट ओएम पर तो है। तो ओएम क्या है? ओएम वो पॉइंट है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। भाई ऑब्वियस बात है, ओएम से ज्यादा आउटपुट तो बढ़ नहीं पाएगा। आउटपुट कितना है? अरे आउटपुट कितना है? 500। यहां पे कितना लिख दे मान लो मैंने 500, मेरा आउटपुट कितना है? 500। तो ओएम कितना है? 500। क्या एक्चुअल में आउटपुट 500 से ज्यादा बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या ओएम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? तो ओएम तो इतना रहेगा मेरा, बहुत ध्यान से प्लीज यार, ओएम इतना रहेगा, आउटपुट मेरा आगे नहीं बढ़ा। अब हुआ क्या? बहुत ध्यान से, इस ओएम पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हो रही यहां से लेके यहां तक बस। अगर देखो इस ओएम पे मैं आगे जाऊंगा, अगर इस ओएम पे मैं देखूं, इस ओएम पे गया 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 एग्रीगेट सप्लाई कर्व यहां जाके मिला मेरे को। इट मींस क्या? इस ओएम पे एग्रीगेट सप्लाई यहां तक हो रही है बस, ई से एम तक। तो इस ओएम पे, इस ओएम क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एट ओएम बोल लो या एट फुल एम्प्लॉयमेंट बोल लो। तो इस ओएम पे, इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे मैंने पाया, इस ओएम पे या इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है। देखो इस ओएम पर जाऊं, इस ओएम पर, इस एम पर मान लो, बस एम पर, इस ओएम पर, इस इनकम पर, इस इनकम पर देखो ऊपर गया 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 गया, यहां पर जाके मिला एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो यहां से लेके यहां तक क्या है मेरी एग्रीगेट सप्लाई? कितनी है मेरी? ये सप्लाई है मेरी कितनी? ई से लेके एम तक। तो एग्रीगेट सप्लाई है बच्चों मेरी ईएम। जबकि अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल ये गया 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 गया, ये नहीं है, अब नहीं कितनी है तो और ऊपर गया, तो एग्रीगेट डिमांड यहां तक पहुंच गई। ये तो पुरानी वाली है, ये तो वो एग्रीगेट डिमांड है जब मैं कहां पर हूं? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। और ये वो एग्रीगेट डिमांड है जब मैं क्या पहुंच गया? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पर या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एग्रीगेट डिमांड एफ से लेके एम तक, यहां से लेके यहां तक एग्रीगेट डिमांड हो रही है। तो इतनी है एग्रीगेट डिमांड और इतनी है एग्रीगेट सप्लाई। फुल एम्प्लॉयमेंट पे इतनी क्या है? एग्रीगेट डिमांड, और इतनी क्या है? एग्रीगेट सप्लाई।
इतनी डिमांड हमारी बढ़ गई थी। अगर आपको पता हो, प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से इतनी डिमांड हमारी बढ़ गई थी, कीमत के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में 2500 रुपए डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड पहले दोनों यहां था, डिमांड भी यहां पे, सप्लाई भी यहां पे, लेकिन प्राइस के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। लेकिन क्या सप्लाई बढ़ पाएगी? बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। भले ही देश में डिमांड बढ़ जाए, क्या देश में आउटपुट बढ़ पाएगा? क्या सप्लाई 500 से ज्यादा हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए सप्लाई मेरी वहीं पे है ईएम तक, लेकिन डिमांड मेरी पहुंच गई एफ से लेके एम तक। तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई मेरी? एफ एम। तो अगर मैं इन दोनों के बीच से गैप निकालूं, इस एफ एम और ई एम, अगर मैं एफ एम में से माइनस कर दूं ई एम, इट मीन देखो, इस एफ से लेके एम इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई, अगर इस एफ एम में से ई एम कर दूं माइनस, तो क्या बचेगा? मेरे पास केवल ये बचेगा, ये एफ ई। और एफ ई मेरी क्या है? एफ ई है एक्सेस डिमांड, कि इतनी डिमांड एक्स्ट्रा हो रही है। ये एफ ई क्या है? ये एफ ई है एक्सेस डिमांड। तो एफ एम में से अगर ई एम गया तो बचेगा एफ ई, जिसको बोलूंगा बच्चों क्या मैं, जिसको नाम दिया मैंने एक्सेस डिमांड, जिसको नाम दिया मैंने आधिक्य मांग। तो एफ ई क्या है? एफ ई है मेरा एक्सेस डिमांड, तो इस गैप को मैं बोलूंगा एक्सेस डिमांड। और सुनो, इस गैप का एक और नाम है, एक्सेस डिमांड के साथ साथ इस गैप को मैं इन्फ्लेशनरी गैप भी बोल सकता हूं। इस गैप को मैं इन्फ्लेशनरी गैप भी बोल सकता हूं। क्योंकि ये गैप बढ़ा क्यों? ये गैप बढ़ा इन्फ्लेशन की वजह से। ये गैप क्यों बढ़ा? ये गैप बढ़ा प्राइस की वजह से। जब कीमत बढ़ी तब जब कीमत बढ़ी तभी तो ये गैप बढ़ा। तो ये गैप बढ़ा प्राइस की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से। इसलिए इस गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप या फिर हम इस गैप को एक्सेस डिमांड, आधिक्य मांग भी कहते हैं। क्योंकि यहां देखो, क्योंकि इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई केवल इतनी है, डिमांड उतनी है। पहले क्या था? पहले डिमांड सप्लाई बराबर थे। इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहले डिमांड भी ईएम था, देखो एडी का था, पहले ईएम था, सप्लाई भी ईएम था, हम इक्विलिब्रियम पे थे। लेकिन कीमत के बढ़ने की वजह से डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया, कीमत के बढ़ने की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया ऊपर। तो डिमांड अब ईएम नहीं बची, अब डिमांड हो गई एफ से लेके एम तक। तो डिमांड है एफ एम, लेकिन ऑब्वियस बात है, बस डिमांड बढ़ी है ना, प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ गया, सप्लाई थोड़ी बढ़ गई। क्योंकि देश में लोग तो अब भी 100 ही है, आउटपुट तो भी 500 बन रहा है, तो आउटपुट 500 ही बन रहा है। क्या प्रोडक्शन बढ़ा? नहीं बढ़ा। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, क्या सप्लाई बढ़ेगी? नहीं। तो सप्लाई आपका अभी ईएम ही है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा। तो जितनी भी डिमांड एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा डिमांड को ही मैं बोलूंगा इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। ये 2500 कहलाएगा मेरा एक्सेस डिमांड, ये 2500 कहलाएगा मेरा इन्फ्लेशनरी गैप। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अरे डायग्रामेटिकली इतनी बात आपको समझ में आई कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है? जल्दी बोलो। तो सिंपल, अगर इतनी बात समझ में नहीं आई, अगर कंफ्यूज हो गए, मेरे पास एक और इलाज है। अगर सिंपल इतनी बात नहीं, कंफ्यूज हो गए, तो सिंपल इतनी बात याद रखो कि भाई ये सप्लाई, ये है डिमांड, कब? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये है मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ओएम। अब क्या हुआ? तो यहां पे क्या है? यहां पे अभी एडी इज इक्वल टू एएस है, और कितना है? ये मान लो मैंने बोल दिया ई। तो ईएम मेरा क्या है? ई से लेके एम तक, यही मेरा एडी है, यही मेरा एएस है। अब क्या हुआ? किसी कारणवश डिमांड बढ़ गई, ये एडीई हो गया। अब क्या हो गया? डिमांड बढ़ गई, बस डिमांड बढ़ी है ना, तो इतनी डिमांड एक्स्ट्रा हो गई। तो जो भी डिमांड ये एक्स्ट्रा हुई, इस एक्स्ट्रा डिमांड को ही, इस एक्स्ट्रा गैप को ही मैं बोलूंगा क्या? इसको बोलूंगा मैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। जो भी एक गैप ये आ गया, इसको बोलूंगा एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप। ये मान लो एफ हो गया। अब टोटल डिमांड क्या हो गई? देखो भाई, डिमांड पहले इतनी तो हो रही थी, अब इतने के साथ से डिमांड इतनी और हो रही है, तो टोटल डिमांड हो गई एफएम। तो एफएम इज द टोटल डिमांड। लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, सप्लाई मेरी अभी इसलिए के एम तक है, सप्लाई होगी मेरी ईएम। तो इस पूरे एफएम में से
अगर कर दूं माइनस EM तो गैप बचेगा, इसी गैप को बोलते हैं एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। ये गैप क्यों बढ़ गया, ये गैप क्यों बढ़ गया, तो इसके पीछे मैंने आपको दिया प्राइस के बढ़ने की वजह से ये गैप बढ़ गया। मतलब प्राइस के अलावा और भी अन्य कारण हो सकते हैं इस एडी कर्व के ऊपर जाने के, इस एडी कर्व के ऊपर जाने के और भी अन्य कारण हो सकते हैं। क्या पता इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई हो। भाई आप जानते हो ना कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से भी एडी कर्व ऊपर शिफ्ट होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि फॉर एग्जांपल आप देख लो, ये एडी क्या होता है C प्लस आई। अब क्या होगा, C प्लस आई था प्लस डेल्टा आई, मैंने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और कर दी। जब मैं एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और कर दूंगा तो एग्रीगेट डिमांड और बढ़ जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट करने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा। तो क्या पता एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से ये ऊपर पहुंच गया हो। तो एक नहीं, इसके और भी अन्य कारण हो सकते हैं। तो मैंने क्या माना है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से जो है आपका एडी ऊपर पहुंच गया। या मैंने आप ऐसा मान लो, आप ऐसा मान लो कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, कि इन्वेस्टमेंट पहले C प्लस आई थी, मान लो 100 ये और 100 ये, तो 200 थी पहले एडी। अब क्या हो गया, 100 था ही पहले, 100 था ही, अब मान लो 50 की इन्वेस्टमेंट और कर दी तो एडी क्या हो गया मेरा 100 प्लस 100 प्लस 50, एडी हो गया मेरा 250। तो 200 से एडी 250 ऊपर मेरा पहुंच गया, तो एडी का ऊपर शिफ्ट मेरा हो गया। तो जितना भी ये गैप आएगा, इसी गैप को बच्चों बोलते हैं एक्सेस डिमांड, इसी गैप को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप। बस सिंपल इस फुल, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई केवल इतनी है, यहां से लेके यहां तक सप्लाई है, जबकि यहां से लेके यहां तक पूरी डिमांड है। तो इतनी एक्स्ट्रा केवल डिमांड ही बची आपके पास। बताओ, इतनी बात समझ में आई? तो ये आपको बताया मैंने कि किस प्रकार से जो है एक्सेस डिमांड डायग्राम में शो की जाती है। एक काम करो, डायग्राम को नोट करना है, नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे की ओर। डायग्राम बनाया। अब मैं इस चीज को आपको पढ़ाता हूं थ्योरेटिकली कि एग्जाम में क्या लिख के आना है। एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप, और उसको डायग्राम की सहायता से समझा। कोई टेबल नहीं है, ओनली डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर करना है। सुनो, एक मिनट, हाँ भाई सुनो, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, भाई क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन। एक्सेस डिमांड से अभिप्राय उस सिचुएशन से है कब, जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, देखो भाई ये ओएम क्या है, ये ओएम क्या है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एक्सेस डिमांड, सॉरी एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा, कितना है, एफ से लेके एम तक। तो एफएम इज द एग्रीगेट डिमांड और ईएम इज द एग्रीगेट सप्लाई। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, ज्यादा, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, उसी को बोलते हैं सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। आगे बोलता है दिस प्रॉब्लम इज अराइज व्हेन देयर इज ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ये प्रॉब्लम अराइज कब हुई, जब देश में क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस ही बात है, यहां पे हमारा ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब इसके बाद जब इक्विलिब्रियम को आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर कोई इक्विलिब्रियम आएगा, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यह समस्या उत्पन्न तब होती है जब देश में ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमारे सामने आता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि भाई साहब रिवाइज करके आओ, ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला पढ़ के आ जाओ। अगर पढ़ के आए होगे तो भाई साहब समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली एडी क्या होना चाहिए, ज्यादा, किससे, एएस से, कब, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। आगे बोलता है एक्सेस डिमांड ब्रिंग्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, देयरफॉर एक्सेस डिमांड इज आल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड देश में महंगाई बढ़ाता है। इस एग्जांपल से मैंने आपको क्या क्लियर कि एग्रीगेट डिमांड पहले 5000 थी,
अब जब बताओ, जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है ज्यादा प्रोड्यूस करने की, तो अब भी 500 ही प्रोड्यूस करेगा। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ गया? क्योंकि प्राइस 10 से बढ़ के 15 हो गए। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे सॉरी, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमको एक्सेस डिमांड देखने को मिलता है, जब हमको पता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर मैक्सिमम डिमांड इतनी हो सकती है, तो इतनी अगर हो रही है तो इतनी एक्स्ट्रा क्यों हो रही है? तो वो क्यों हो रही है? वो हो रही है प्राइस की वजह से, वो हो रही है महंगाई की वजह से। इसलिए एक्सेस डिमांड को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, क्योंकि ये देश में इन्फ्लेशन महंगाई को बढ़ावा देता है। उसके बाद अगर पूछ लिया एग्जाम में इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो बोलता है इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स, क्या लिखा है बच्चों? एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बोल रहे हैं वो गैप जहां पर एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा, किससे? एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। फुल एम्प्लॉयमेंट स्थापित करने के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट स्थापित करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड क्या चाहिए? तो देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट स्थापित करने के लिए एग्रीगेट डिमांड चाहिए ई से लेके एम तक। बताओ ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड क्या है? ई एम। तो बोल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट पे लिए एग्रीगेट डिमांड चाहिए ई से लेके एम तक। तो देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड चाहिए ई से लेके एम तक, जबकि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में हो कितनी रही है? एक्चुअल में डिमांड हो रही है एफ से लेके एम तक, है ना? एक्चुअल में डिमांड एफ से लेके एम तक हो रही है, जबकि हमको चाहिए ई से लेके एम तक। तो एफ से लेके ई तक ये डिमांड एक्स्ट्रा हो रही है, एफ से लेके ई तक ये डिमांड एक्स्ट्रा हो रही है। इसी गैप को, इस एफ ई को ही, इसी गैप को, इस एफ ई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। तो आई थिंक आपको समझ में इसका मीनिंग भी आ गया कि इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप है जहां पर जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, किससे? वो एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट पर चाहिए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर चाहिए ईएम, जबकि एक्चुअल में हो रही है एफ से लेके एम तक, तो एफ ई एक्स्ट्रा है। इसी को बोलते हैं क्या? इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। ये एफ ई इसको बोलूंगा, ठीक है ना? इसको बोलूंगा मैं। उसके बाद आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज द वर्टिकल डिफरेंस। बेटा वर्टिकल माना ऐसे ऐसे, है ना? ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो इट इज द वर्टिकल डिफरेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच जो भी डिफरेंस है, बस फर्क करना चाहिए, एडी ओवर होना चाहिए। ओवर माने क्या? एडी होना चाहिए ज्यादा, एएस होना चाहिए कम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी एएस से जितना भी ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से जितना भी ओवर है, जितना भी ज्यादा है, उन्हीं के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। आप देखो वैसे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमारा एस कितना है? एफ एम। और एडी कितना है? एडी हमारा है ये एफ से लेके एम तक, सॉरी हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एस कितना है? एएस। एएस कितना है? ई एम। फुल एम्प्लॉयमेंट पे एस कितना है? ई एम। तो ई एम इज द एएस, जबकि एडी कितना है? एफ एम। तो एफ एम देखो, आप यहां देख लो, ये देखो, ये है आपका एफ एम, जबकि ये है आपका ई एम। तो इस ई एम, ये आपका ई एम है, तो इस ई एम और एफ एम इनके बीच जो भी वर्टिकल डिफरेंस, इट मींस ये इस ई एम और इस एफ एम के बीच जितना भी अंतर है, ये अंतर ही क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप। देखो ना, इस एफ एम और इस ई एम के बीच जो भी वर्टिकल डिफरेंस आ रहा है, ये वर्टिकल डिफरेंस, ये हमारे बच्चों क्या है? इस वर्टिकल डिफरेंस को ही अपन लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। चीज वही है, बस बोलने के तरीके अलग अलग सामने आ रहे हैं, ठीक है? ये गैप ही इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड कहलाएगा, ठीक है? ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेस डिमांड बराबर इन्फ्लेशनरी गैप, और निकालते कैसे है? तो एग्रीगेट डिमांड
बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट में से कर दो माइनस एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। बताओ एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एग्रीगेट डिमांड कहां तक पहुंची, तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो एग्रीगेट डिमांड है वो एफ से लेके एम तक पहुंचा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो एग्रीगेट डिमांड है वो एफ एम है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर ई से लेके एम तक है। तो एफ एम में से कर दो माइनस ई एम, तो क्या बचेगा, देखो जब एफ एम में से इस एफ एम में से ई एम जाएगा केवल बचेगा ये, इट मींस एफ ई। इस एफ ई को ही हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। इस एफ ई को ही हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड माने इन्फ्लेशनरी गैप। कैसा आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, या फिर आप इसको बियॉन्ड के काट के आप इसको ओवर भी बोल सकते हो कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में जो एडी है वो, तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में से कर दो माइनस फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में से, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में से मैं फुल एम्प्लॉयमेंट वाला कर दूंगा माइनस, तो जो ऊपर गैप बचा वो हमारा क्या होगा, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात तो हमको समझ में अच्छे से आ गई। फिर आपकी टेबल, आपका डायग्राम, इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम में लिखना कैसे है, तो बोलता है इन द डायग्राम, डायग्राम में इनकम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, इनकम को एक्स अक्ष पर, और एग्रीगेट डिमांड इज शोन ऑन वाई एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड को वाई अक्ष पर शो किया गया है। आगे बोलता है एग्रीगेट डिमांड एडीएफ कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई वाई कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। ये एडीएफ हम तो जानते हो क्या है, एडीएफ माने फुल एम्प्लॉयमेंट, ये वाला आपका, ये जो है आपका ये वाला, ऐसा मान लो ये लिखा है मैंने एडीएफ और ये लिखा है बेटा मान लो मैंने एडीई। तो बोलता है एडीएफ और जो इनकम कर एक दूसरे को पॉइंट ई पर, इस ई पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। OM इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और OM, ये OM क्या है, OM इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। बोलता है ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने यहां पे क्या माना है, हमने यहां पर माना है कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने का कॉज क्या है, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने का कॉज है इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, हमने यहां पे ये माना है। लेकिन लिखा है मैंने एंड सम अदर फैक्टर, जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट हो, अदर फैक्टर्स की वजह से भी। इस अदर फैक्टर में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस अदर फैक्टर में मैं प्राइस को कहना चाह रहा हूं कि कंपलसरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट से एडी कर्व ऊपर शिफ्ट होगा। हां इन्वेस्टमेंट करने से भी एडी कर्व ऊपर शिफ्ट होगा, लेकिन प्राइस के बढ़ने से भी एडी कर्व ऊपर शिफ्ट होता है। तो मैंने क्या माना कि मैंने माना कि इन्वेस्टमेंट से या अदर फैक्टर्स प्राइस की वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड राइजेस फ्रॉम एडीएफ टू एडीई। एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, इस एडीएफ से बढ़ के इस एडीई तक पहुंच गया, ठीक है। जो एग्रीगेट डिमांड है अब पहुंच गया फुल एम्प्लॉयमेंट से बियॉन्ड, बियॉन्ड माने ऊपर, कि यहां पे क्या था, यहां पे था ये क्या था फुल एम्प्लॉयमेंट पे, अब एडी ऊपर पहुंच गई, इट मींस क्या, अब एग्रीगेट डिमांड पहुंच गया ओवर एम्प्लॉयमेंट पे या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। नाउ एट द फुल एम्प्लॉयमेंट, अब बताओ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इट मींस ओएम पे, इट मींस इस ओएम पे बताओ न्यू एग्रीगेट डिमांड कितना है, एफएम। ये एफ से लेके एम तक क्या है, नई एग्रीगेट डिमांड, जबकि जो पुरानी, सॉरी हाँ ठीक है एफएम, और जबकि यहां पर हमारी सप्लाई कितनी है, ई से एम तक, तो ई से एम तक हमारी क्या है, सप्लाई है। एफ से लेके एम तक क्या है, डिमांड है। तो इतनी डिमांड एक्स्ट्रा है ना, इतनी डिमांड हमारी क्या एक्स्ट्रा, तो इसी को बोलता हूं सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। और जो गैप है इस एफ एम और ई एम की भी जो गैप आ रहा है, ये इस ई एफ गैप को, इस ई एफ गैप को कहा जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। ई एफ बोलो एफ ई बोलो, बात एक ही है, इस गैप को बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। आई थिंक इतना आपको अच्छे से बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां पे तो एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट पूरा समझा दिया। तो भाई साहब थोड़ा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा दिमाग। देखो मैंने तो आपको काफी डीप समझाया, जिसको इतना गहरा, इतनी गहरी बातें समझ में ना आई हो वो सिंपल सिंपल समझ लो
कि एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया, तो नई एग्रीगेट डिमांड ये हो गई, लेकिन सप्लाई अब भी हमारी ये है, तो जो बीच का गैप हो गया ना, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। समझ में आ गया? फुल होने का चाहिए, होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए ज्यादा, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी ज्यादा होगा, एएस से जो ऊपर वाला बीच का गैप है उसको बोलेंगे एक्सेस डिमांड, उसको बोलेंगे हम लोग आधिक्य मांग। बताओ, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी भैया, इतनी बात तो क्लियर है। आपको बस इतना मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, ये गैप क्यों बढ़ा? प्राइस की वजह से। प्राइस के अलावा और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, अब वो क्या होते हैं आओ उनको समझते हैं। तो कोई आ गया आपका अगला टॉपिक कि कॉजेस और रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप, तो इसको मैं समझाऊंगा आपको यहां पे। ए बताओ, एक्सेस डिमांड कब होता है? पहले इस बात का आंसर दो, एक्सेस डिमांड कब होता है? एक्सेस डिमांड तब होता है जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है। एक बात बताओ, अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल ना बढ़ता, अगर एग्रीगेट डिमांड ऊपर शिफ्ट ना होता, तो क्या एक्सेस डिमांड होता? बिल्कुल नहीं होता। तो एक्सेस डिमांड क्यों होता है और कब होता है? एक्सेस डिमांड तब होता है जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है। इट मींस अगर हमको पढ़ना है एक्सेस डिमांड के पीछे क्या कॉज है, एक्सेस डिमांड के पीछे क्या कारण है, तो बस आप इतना जान लो कि एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ता है। तो एग्रीगेट डिमांड अब हम पढ़ने वाले हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ता है। बिकॉज अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड तो होना ही है, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड तो होना है। तो आओ समझते हैं एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ता है। तो भैया एग्रीगेट डिमांड के शुरू पीछे क्या कॉज है, ये बात बताओ। एडी क्या होता है? एडी के 4 कंपोनेंट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर आपको याद हो कि एडी व्यापार कोलगेट किया, इंडिया गेट गया, अपनी एक्स से मिला और एक्स से मिलते ही सारे खर्च याद आ गए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो मेरी बात सुनो, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात एडी बढ़ेगा, एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है ना। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हम खर्चा ज्यादा करेंगे तो एडी बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग ज्यादा करेंगे तो एडी बढ़ेगा। हमारे एग्जांपल में क्या था? हमारे एग्जांपल में था हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे लेवल पे केवल 2 ही तो कंपोनेंट है, हमारे 12th के लेवल पे केवल 2 कंपोनेंट है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इसलिए बाकी बोले नहीं थे। ठीक है, बाकी और भी कॉज है क्या कि पहला कंजम्पशन के बढ़ने से, दूसरा इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से, तीसरा अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सरकारी खर्चा बढ़ेगा तो आपका एडी बढ़ेगा, फिर अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपका एडी बढ़ेगा। और देखो इंपोर्ट है माइनस में, इट मींस अगर इंपोर्ट कम होगा तब भी आपका एडी बढ़ेगा। तो एडी के बढ़ने के पीछे मैंने आपको यहां पे ऐसी 5 कॉज बोल दिए कि पहला, अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एडी बढ़ता है, दूसरा अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो एडी बढ़ता है, तीसरा अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, चौथा अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा। बिकॉज सब प्लस में है तो इनमें संबंध डायरेक्ट है, लेकिन ये इंपोर्ट है माइनस में तो संबंध नेगेटिव हो जाएगा। माइनस में है ना, इट मींस क्या? अगर इंपोर्ट कम होगा ना तो एडी बढ़ेगा, अगर इंपोर्ट क्या होगा? कम, तो एडी बढ़ेगा। एग्जांपल दो, देखो फॉर एग्जांपल ये 300 है, ये 400 है, ये 100 है, ये आपका 200 है, और ये बेटा मान लो ये आपके काम हुए, मान लो आपको 500 है, 500, और ये आपका 200 है। बोलो कितना आएगा एडी? तो आएगा आपका 500 में गए 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 और 400 800, तो कितना आपका 1100 आपका आ गया। कितना बच्चों आपका आ गया? ये 1100 आपका आ गया। ठीक है, अब मान लो इंपोर्ट कम करता हूं, इंपोर्ट 200 से घटाकर मैंने 100 कर दिया, बाकी अपना सेम है, 300 सेम है, 400 अपना सेम है, 100 अपना सेम है, 500 अपना सेम है। इंपोर्ट मैंने कम करा, अब देखो एडी क्या होगा? 300 प्लस 4, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 500 1300 माइनस 100, कितना आपका आ गया? 1200। तो देखा आप लोगों ने, इंपोर्ट कम हुआ, 200 से 100 अपना एडी बढ़ गया। तो इंपोर्ट के कम होने पे और बाकी सबके बढ़ने पे अपना एडी जो बच्चों बढ़ेगा।
तो एडी के बढ़ने के पीछे क्या कॉज है? तो देखो क्या लिखा है मैंने, पहला इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंड, इट मीन सी, अगर सी बढ़ेगा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ऐसे बोल सकते हो आप लोग कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तब जाके बच्चों क्या होगा, एक्सेस डिमांड बढ़ेगा, तब जाके बच्चों क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अगला इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर हम निवेश ज्यादा करेंगे तब जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अब बताओ इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब करेंगे, जब क्या होगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक। इसका मतलब पूरा ये है कि अगर हमें बैंक से कम रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, इसका पूरा अब ये मत समझना, आपके माइंड में आ रहा होगा अच्छा इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट कम मिलेगा, वो नहीं है। यह मतलब है कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे, अगर हम बैंक से लोन लेंगे और वो लोन सस्ते दाम पर मिलेगा तो हम लोन ले लेंगे ज्यादा और इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा। अगर बैंक से लोन लेकर वो लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, सस्ते दाम पर मिलेगा, तो हम लोन ले लेंगे ज्यादा और इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अगला, अगर सरकार अपने खर्चे इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, लॉ एंड ऑर्डर पे, हेल्थ पे, गुड्स एंड सर्विस पे, डेवलपमेंट पे, अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ा दे तब भी देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा। अगला इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर देश में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तब भी एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा। और देखो डिक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट का क्या लिखा है, डिक्रीज, अगर इंपोर्ट कम होगा तब जाके एक्सेस डिमांड का लेवल बढ़ेगा। और एक और लिखा है एक्स्ट्रा मैंने, रिडक्शन इन टैक्स, अगर टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो ऑब्वियस बात है अगर इंसान टैक्स कम पे करेगा तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम, पता है आप लोगों को कि अगर इनकम में से हम करते हैं माइनस क्या, टैक्स, तो जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर इंसान टैक्स कम पे करेगा तो उसके पास खुद खर्च करने के लिए जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज्यादा होगी, और जब इंसान के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होगा, तो इंसान की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। सिंपल से वही तो बोल रहा हूं मैं, अगर मैं टैक्स कम पे करूंगा तो पैसा ज्यादा बचेगा तो डिमांड ज्यादा करूंगा, अगर मैं टैक्स ज्यादा पे करूंगा तो पैसा कम बचेगा, डिमांड कम करूंगा। तो होना क्या चाहिए, डिमांड अगर बढ़ानी है तो सरकार के पास टैक्स कम जाना चाहिए ताकि मेरे पास ज्यादा पैसा बचे। तो लास्ट पॉइंट क्या हो गया, रिडक्शन इन टैक्स, कि टैक्स कम होने की वजह से क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम जो हमारी बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये था आपका एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप के पीछे कॉजेस या फिर रीजन। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल भैया, इतना तो हम लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब भाई पढ़ते हैं कि इंपैक्ट और कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एंड एक्सेस डिमांड, कि इन्फ्लेशनरी गैप का या एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट क्या पड़ता है, इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो इंपैक्ट या फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, पहला इफेक्ट ऑन आउटपुट। आप अपने आप बताओ आउटपुट पर प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? द आंसर इज बिग नो। बेटा आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिकॉज इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है भाई, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। ये इकोनॉमी भाई साहब 500 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, जितने भी रिसोर्सेस थे वो सब लगा दिए, ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो आउटपुट की बात करें तो आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लिखा है ना कि व्हेन एडी इंक्रीज बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जब एडी फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाएगा, तब भी याद रखना आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, आउटपुट पर कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लिखा तो है इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, देयर इज नो
आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, देश के अंदर कोई भी आइडल कैपेसिटी, कोई भी एक्स्ट्रा क्षमता नहीं बची प्रोडक्शन करने की। तो अगर बात करें आउटपुट की, तो आउटपुट का लेवल आपका इसमें कांस्टेंट रहता है। दूसरा, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई साहब रोजगार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, सभी लोग काम करते रहे, अब किसको रोजगार दे? किसको रोजगार दे? कोई देश में खाली बचा है? नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सभी लोग काम कर रहे हैं, देश में कोई भी नहीं बचा खाली, तो किसको रोजगार दे? रोजगार के लिए कोई बचा ही नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो क्या लिखा है? देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। एंड देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है। जानते हो ना इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हम काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, कि जो वेज रेट इस समय मार्केट में चल रहे हैं हम उस पर काम करने को रेडी है, बट हमारे पास काम नहीं है। लेकिन इस स्थिति में फुल एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता, कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, यहां पे जो भी काम करना चाहता है सबको काम मिल जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हां, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, यस, इससे इन्फ्लेशन तो बढ़ती है, इससे महंगाई तो बढ़ती है, बिकॉज प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा लेकिन डिमांड का लेवल तो बढ़ चुका है। प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा लेकिन डिमांड का लेवल बढ़ चुका है। डिमांड का लेवल क्यों बढ़ा? प्राइस के बढ़ने की वजह से। तो इससे महंगाई तो होती है। या फिर आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आप इसको इकोनॉमिक्स के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सिंपल सा बच्चों मतलब यह है कि मान लो कि जो डिमांड देश में हो रही है वो है ज्यादा और देश के अंदर सप्लाई कैसी है? कम। तो डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केवल 100 टीवी है लेकिन खरीदने वाले भाई साहब कितने हैं? 150 पीपल है। इट मींस डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मैंने बोला कि भाई साहब टीवी का प्राइस 1000 रुपए है, तो 150 के 150 लोग खरीदने आ गए। अब बताओ क्या मैं इन 150 लोगों को ये 100 टीवी बांट पाऊंगा? नहीं। तो क्या करा मैंने हल्के से प्राइस बढ़ा दिए, 10,000 से बढ़ा के प्राइस कितने कर दिए मैंने? 12,000। इससे क्या होगा? जैसे ही मैंने हल्के से प्राइस बढ़ाए कुछ लोग नाराज हो गए कि नहीं इतना महंगा हम नहीं परचेस करेंगे, केवल 130 लोग बचे। तो देख रहे हो जब क्या होता है? जब देश में सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है, जब देश में सप्लाई बच्चों क्या होती है? कम, डिमांड क्या होती है? ज्यादा। तो इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए कि 150 लोगों के बीच ये 100 टीवी कैसे बटे, ये 150 लोगों के बीच ये 100 टीवी कैसे बटे, तो इसके लिए अरे वही तो हो रहा है मेरे ख्याल से, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा प्रो राटा अलॉटमेंट। ये वही तो है कि हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, कुछ कस्टमर चले गए, तो यहां पे क्या हुआ? अब देखा मैंने कि नहीं, अब भी 130 लोग हैं लेकिन टीवी 100 है, मैंने प्राइस कितने कर दिए? 15,000। लोग और नाराज हो गए, अब केवल 100 लोग बचे। इट मींस क्या? ये 100 लोग 15,000 पर टीवी परचेज करने को रेडी है और मेरे पास टीवी भी 100 है, तो इन 100 लोगों को मैं ये 100 टीवी बेच दूंगा और मैं 15,000 रुपए कमा लूंगा। तो आप देख रहे हो टीवी के प्राइस क्या थे? 10,000, बढ़ क्या हो गए? 15,000। तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ गए ना, महंगाई बढ़ गई ना। तो आप इस चीज को इकोनॉमिक्स के इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो कि जब देश में डिमांड क्या हो? ज्यादा, लेकिन सप्लाई ज्यादा ना हो पाए, तो उस केस में इन सभी की डिमांड को पूरा करने के लिए मजबूरन प्राइस को बढ़ाना ही पड़ता है, ताकि जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो मार्केट से निकल जाए, वो उस गुड्स को परचेज ना करे, केवल वही परचेज करे जिसके पास खरीदने की क्षमता है, एबिलिटी है। तो आप ऐसे बोल लो कि डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ जाते हैं, या आप वैसे बोल लो कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड का लेवल ऊपर पहुंच गया। अब बताओ दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी अगर डिमांड का लेवल ऊपर पहुंचता,
दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट है, अगर इनकी वजह से भी डिमांड का लेवल ऊपर पहुंचता तो अल्टीमेटली इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए हमको प्राइस की नीड पड़ती। अल्टीमेटली उस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए हमको प्राइस को बढ़ाना पड़ता। तो इसलिए एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, तो इस सप्लाई से इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको प्राइस बढ़ाने ही पड़ेंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो वही आपका लास्ट पॉइंट है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिमेनिंग कांस्टेंट सेम है, लेकिन एक्सेस प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग आउटपुट। अब क्या है भैया, डिमांड का प्रेशर ज्यादा है किस पे? एग्जिस्टिंग आउटपुट पर, कि जो आउटपुट एग्जिस्ट करता है, इस समय हमारे मौजूद है, वहां पे क्या है? डिमांड का प्रेशर ज्यादा। तो करना क्या पड़ेगा? उस आउटपुट को मार्केट में सेल करने के लिए कुछ कस्टमर्स को भगाना पड़ेगा, और उन्हें भगाने के लिए मार्केट में प्राइस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा? देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और ये भी क्या एक प्रकार का इंपैक्ट है एक्सेस डिमांड का। तो आउटपुट पर नो इंपैक्ट, एम्प्लॉयमेंट पे नो इंपैक्ट, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन तो हमारा बढ़ जाएगा, प्राइस हमारे बढ़ जाएंगे। तो बताओ, एक्सेस डिमांड का पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो एक्सेस डिमांड में जो 6 नंबर में आएगा, आपको ये सब लिख के आना है, ठीक है? तो एक्सेस डिमांड समझ में आ गया। अब जिसको एक्सेस डिमांड समझ में आ गया, अगली क्लास में डेफिशिएंट डिमांड उसको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना काफी है, ठीक है? एक्सेस डिमांड पढ़ा सफिशिएंट है। अब मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।